ज़्यादती नहीं है आप पे, लेकिन अच्छे तरीके से करें ना। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ते, हम तो कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मेरी बात याद रखें कि डिजीज को समझे बगैर उसका इलाज करना मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल है। समझ आई? आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि इसमें कुछ साइलेंट भी होती है, बहुत दफ़ा सिम्टम ही नहीं आते, सिम्टम भी नहीं आते। लेटेंट सीलिएक डिजीज छुपी रहती है अंदर। लेटेंट का क्या मतलब है? जो किसी वक्त भी ट्रिगर कर सकती है। सिम्टोमेटिक क्या होगा कि वो मैनिफेस्टेशन क्या होगी, म्यूकोजा पे लीजन आएगा, मतलब उसमें कांट जिस छुपी गई होगी कोई पता नहीं, नो म्यूकस लीजन। तो वो थोड़ा सा बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा आप कोई चीज़ इधर से भी देखें, कोई चीज़ इधर से भी देखें। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं सारा। आगे चलते हैं जी। अब ये देखें ना, ये ऊपर वगैरह देखें, हेल्दी इंटेस्टाइन, ये देखें ना इसकी। हाँ, नॉर्मल विले कितने बड़े बड़े हैं। अब क्या हो गया, ये जब सीलिएक डिजीज आई तो ये सारे देखें अब एट्रोफी, ये होता है अंदर। ये पहले भी हमने समझा, अब और वाजे होता जा रहा है। अब चीज़ें आपके जहन में बैठती जा रही हैं, चीज़ें आपके जहन में बैठती जा रही हैं। ये स्मॉल गट उसने दिखाई है, ये देखे ना, छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, ये इसका ये बीमारी नहीं है। ये बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत नजर आ रही है आपको, ये इसकी बीमारी है, जहाँ खुराक एब्जॉर्ब होती है। और ये उसने कहा कि यूं उसकी शेप यूं यूं होती है, यूं 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 यूं। अब वो ऊपर से उड़ गए, अब ये रह गए। ठीक है जी, भूलेगी नहीं, अब सीलिएक नहीं भूलेगी। वो कहते हैं सीलिएक डिजीज डैमेज है। अब ये देखें ना, सीलिएक डिजीज डैमेज विलीज, वो ऊपर वाली पिक्चर आप देखें, यहाँ उसने डैमेज कर दी है, ये नॉर्मल है। अब एक और अंदाज में आपको समझा, ठीक है। फिर एक और अंदाज में वो देखें नॉर्मल है, और ये देखें टूटफुट का शिकार। फिर आगे और एक और उसने बना के दिया, देखिए नॉर्मल कितना वो उसके अंदर एक वो है कि बहुत ही मिक्स और छोटे छोटे साथ साथ यूं यूं हुए, और देखो बस फ्लैट हो गया, ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द ग्रेन्स, जो दाना है गंदम का, ये दाना है ना, इसका जो बाहर का हिस्सा है, जो उसको ब्रान का वो छिलका, जिसको ब्राउन ब्रेड कहते हैं, ब्राउन ब्रेड नहीं होती, ब्राउन ब्रेड होती है, यही ब्रान से ब्रेड बनती है, जिसके अंदर ये ज्यादा होता है। अब जब वो वाइट करके देते हैं ना, ये ब्राउन उसमें से परे कर देते हैं। ये अंदर जो है स्मॉल न्यूट्रिएंट रिच कोर, ये अंदर जो है उसका वो रिच कोर है। एंडोस्पर्म मिडल लेयर दैट कंटेन कार्ब्स एंड प्रोटीन, ये जो दरमियान में वाला हिस्सा है, इसके अंदर ही ग्लूटेन होता है, और ये सारे प्रोटीन्स वगैरह सारी इसके अंदर होती है। ये हमने आपको गंदम का दाना भी दिखा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट जी।
अब वो पैथोजेनिक ऑफ द सीलियक डिजीज़ क्या होती है, वो कहता है जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं भाई, ख़ानदान में टीबी थी, ख़ानदान में कैंसर था, ख़ानदान माँ को टाइफाइड हुआ, माँ को कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ, बच्चे को हुआ, ये क्या है, ये जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। विरासतन इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, एपिथेलियम में कोई पैदाशी खराबी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको विलियस एट्रोफी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन। तो वो ये आपको समझा रहा है कि ये आप थोड़ा सा गौर करें कि क्या कोई ऐसे सबब भी हो सकते हैं, कोई एक्वायर्ड सबब हो सकता है, जैसे किसी ने वैक्सीन लगवाई तो वैक्सीन से भी ट्रिगर कर सकती है, वैक्सीन से भी ट्रिगर हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज़, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो कोई ख़ानदान में टीबी है, कैंसर है, और मैं अपनी कॉजेज़ आपको आगे जाके भी बताता हूँ कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को बहुत देखा जिन फैमिली में उनके सीलियक आती है, इसीलिए मैं बेसिलिनियम का इस्तेमाल करता हूँ। कैंसेरियन हिस्ट्री वालों के यहाँ भी ये सीलियक आती है। तो जो वायरल एंड बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं माँ को हुए हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रॉन्ग साइड के कंफ्यूज होता है, और वो जब ट्रिगर करता है या वो जब किसी भी चीज़ के खिलाफ मूवमेंट करता है, एक्टिवेट होता है, तो वो अगर वीक है, स्ट्रांग होगा तो सही हिट मारेगा। वीक का मतलब है कि एक सही बंदा नॉर्मल बंदा है ना, वो कदम उठाएगा तो यूं दुरुस्त रखेगा ना, सही जगह पे रखेगा। तो जिसके अंदर कमजोरी है तो ये यहाँ हो सकता है स्लिप ही मार जाए। आप समझ आइए आपको, क्योंकि जो आपको होते हैं ना, जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, समझते हैं ना रिफ्लेक्सेस। अब यंगस्टर फर्स्ट करो क्रिकेटर खेल रहा है ना, तो उसके रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे होंगे, उसको पता गेंद आ रही है मैंने कहाँ हिट करी, इसलिए 40 साल 30-35 गुजरे क्रिकेटर 12 हो जाता है कि रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, उतने रिफ्लेक्स अच्छे नहीं रहते। स्पोर्ट्स वाले जब रिटायर होते हैं तो क्यों रिटायर होते हैं, रिफ्लेक्सेस ही अच्छे नहीं होते, ग्रोथ हार्मोन रुक जाते हैं। तो हेल्दी इम्यून सिस्टम स्ट्राइक करेगा दुरुस्त सिमत में, कमजोर इम्यून सिस्टम स्ट्राइक करेगा जिस तरह मैंने आपको चल के दिखाया, इधर उधर उधर गलत मार देगा। अनाड़ी फायर करेगा तो बंदूक कामेगी तो मार देगा इधर सज्जे खबे किसी को, ऐसा ही होता है ना। सही जो होता है ना निशाना बाज सही टारगेट पे मारता है। वो कहते हैं क्या काजे, उन्होंने भी काजे दुनिया में लगे हैं, लोग दुनिया तरह तरह के, वो कहते हैं डेथ ऑफ लव वन। जैसे मैं अक्सर हम कहते हैं ना कि गनेशिया को मत भूलें, ये वजह भी हो सकती है भाई। पोटेंशियल कॉज ऑफ द सीलियक डिजीज, कहाँ पहली कॉज ही उन्होंने लिखी है, डिप्रेशन, डिवोर्स, इमोशनल डिस्ट्रेस। आपके पास तो दवाइयों की रेंज बड़ी पड़ी है, गनेशिया 2, नेट्रोम्योर 2, एसिड फॉर, और जब देखें नेट्रोम्योर बड़ी दवाई है, इसके अंदर अगर पढ़ें जाके तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के अंदर, और इसके अंदर वायरल इलनेस, सर्जरीज,
ब्रोकन बोन्स, सीरियस इंजरी। ठीक है जी, सीलिएक नहीं, सिर्फ सीलिएक ना समझे, गंदम को ना समझे, गंदम के पीछे बड़ी कहानी है, गंदम के पीछे बड़ी कहानी है। मैं तो नहीं, बाबा आदम और भी निकल आए थे जन्नत से। ये जो गंदम का दाना है, इतना इसको गंदम का दाना ना समझें, समझ आइए। बागे बहस से हुक्मे सफ़र दिया तो क्यों, अब कारे जहां दराज है मेरा इंतज़ार कर। तो खुदा ने जन्नत से निकाल दिया था इस गंदम के दाने के पीछे ही। आगे चलेंगे, इसकी बड़ी अहमियत है। अब देखें, अब मैं आ गया हूँ, ये मैकेनिज्म मैंने सारा आपको समझाया। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्लूटन, सीलिएक। अब देखें क्या करता है। डिजीज क्या हो सकती है, स्किन ब्रिटल, नेल, एक्नी, एक्जिमा, डायरिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी इसमें हो सकती है, क्योंकि आंतों की जब ऊपर से लेयर होगी तो मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट होगी, या फ्लोट करेगा या रुक जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो जाएगी, वो उस तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो कब्ज हो जाएगी। इन फीमेल इनफर्टिलिटी, अब आए, बांझपन तक ये बना सकती है। मिसकैरेज एंड अर्ली मेनोपॉज, वक्त से पहले औरत बूढ़ी हो सकती है। ना जी, राइट पे। माउथ नहीं है, माउथ है, माउथ दुरुस्त करें, माउथ अल्सर हो सकता है, दुरुस्त नहीं हो सकता, छोड़ें ये। बहरहाल ये माउंट नहीं है, माउथ है। माउथ अल्सर एंड टूथ एनेमल रीजन, जो वाइट एनेमल है, सीलिएक डिजीज में उड़ सकता है। बच्चों को दांतों से भी आप देख सकते हैं, यार इसके दांतों पे एनेमल ही नहीं है, पीले हुए हैं, काले हुए हैं, कि इसको सीलिएक तो नहीं है। मेरे बच्चे के जख्म ही नहीं ठीक हो रहे जी मुंह के, तो सीलिएक तो नहीं है। जॉइंट एंड मसल्स पेन एंड स्वेलिंग, नहीं, सिम्टम, जिसकी बहुत रोला है सिम्टम का। कहानी चली कहां से है, कहानी चली कहां से है कि ग्लूटन के करीब, और आगे उस दरख्त पे फल क्या क्या लग रहा है ये भी जरा देख रहे हैं, कि बांझपन भी हो सकता है, दांत भी खराब हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकते हैं, वक्त से पहले मेनोपॉज भी हो सकते हैं। तो अब आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर हम डिजीज को नहीं समझते, यार हम इलाज कैसे कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। और वो सख्ती से मना करता है कि इंसानों के साथ मत खेलो जिंदगियों के साथ। दिस इज नॉट सिस्टम ऑफ हिट एंड ट्रायल, समझो इसको। स्टमक पेन एंड नोजिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, फिर शुगर भी हजम नहीं होती, एनीमिया, डिजीनेस, मिग्रेन, डिप्रेशन, लो विटामिन डी एंड क्रोनिक फटीग। आ गया जी मजा। इसीलिए कहते हैं कि डिजीज को समझो, डिजीज को समझो। डिजीज एक्सप्रेस थ्रू द सिम्टम, एंड सिम्टम के पीछे जाओगे तो डिजीज होगी, और डिजीज के पीछे जाओगे तो कॉज होगा। अनीमिया की बेशुमार कॉजेज हैं भाई। एक कॉज आपको ये भी देखनी है, B12 डेफिशिएंसी कॉज है,
ब्लड लॉस कॉज है, लॉस ऑफ एपिटाइट कॉज है, पेट के कीड़े कॉज है। कम खुराक कॉज है। तो क्या हम कहां से पकड़ेंगे? अलामात से कैसे पकड़ेंगे जबकि अलामात के पीछे नहीं हम जाते। अलामात के पीछे जाएंगे तो डिजीज है, डिजीज के पीछे जाएंगे तो कोई कॉज है, उसकी आगे मैनिफेस्टेशन है। आप अमरूद के दरख्त से मत एक्सपेक्ट करें कि ये माल्टा भी देगा, ये सेब भी इस पे लगेगा। उसकी जड़ों में जो आपने बीज बोया वही तो उनके सामने आएगा ना। आप उसी रूट से वापस आएंगे तो तभी ठीक होगा, वगरना नहीं ठीक होगा। वगरना आप सप्रेस करेंगे, वगरना आप बीमारियों को दबाएंगे, और दबाएंगे तो आप बंदों को मारेंगे। आप दबाएंगे तो बंदों को मारेंगे। आप एक रिज़्क के अपने पेट की रोटी की खातर आप जुल्म ना करें। जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी रोटी का रिज़्क का मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर आपको क्यों अपने हाथ में लेने की जरूरत है? खुदा गवाह मेरी जिंदगी का ये मकसद नहीं मैं पैसे इतने कमाऊं। हम ये चाहते हैं कि हम इस दौर से निकल रहे हैं, हमारा ये दौर हमारे नाम से याद रहे। पैसे कमाना अगर मेरा मकसद होता तो मैं एक नुस्खा अपना बेचता, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे देता, कद बढ़ाने का दे देता, कोई वीट एलर्जी का दे देता, कोई डस्ट एलर्जी का दे देता, तो मैं तो लाखों पैसे वहां से कमा सकता था। ये मकसद ही नहीं है, ये नशा ही नहीं है, पैसे का नशा ही नहीं है। तो ये पैसे का नशा नहीं। मैं पैसे का नशा हो तो मेरे बाप दादे की जायदाद पड़ी है, मैं उस पर कोई होटल खड़ा कर दूं, कोई बिल्डिंग खड़ी करके वहां से कमाने शुरू कर दूं। पैसे का मसला नहीं। मसला ये है कि हम इस दुनिया में आए, हम इस दुनिया, खुदा ने हमें ये दुनिया दी है, हमें ये सेहत दी है, इज्जत दी है, तो उस खुदा की मखलूक के साथ हम अच्छा बर्ताव करें। खुदा गवाह है कि अगर एक बात अनीमन की लोगों को पता चल जाए ना, ये पोटेंसी बनाने वाली, तो लोग उसके लिए सड़कों पे निकल रहे लोग। और मैं पढ़ा के जाऊंगा इनको, ये मेरी बात याद रखें, मैं लोगों को पढ़ा के जाऊंगा। जो गलत करेगा तो लोग उनके गिरेबान पकड़ेंगे। बात आपको समझ? आप अपना पेट पालने के लिए ये ना करें कि आप दूसरों के कत्ल करें, दूसरों की जिंदगियों से आप खेलें। ये नहीं हो सकता भाई। आगे चलते हैं। वेट लॉस, फटीग, फिर दोबारा एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, लॉस स्टूल। नेक्स्ट चलते हैं, ये आगे चलते हैं। सीलियक डिजीज, 3 स्टेप ऑन accurate diagnosis. You must continue consuming gluten until after you have been tested. You must continue consuming gluten. Your blood work show elevated antibody levels, and endoscopy with the biopsy show damage to your, ये पहली स्टेज है कि आप ग्लूटेन खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। फिर ब्लड वर्क अब चेक कराएं, और उसके बाद एंडोस्कोपी से आप देखें कि ये आपकी जो गट है वो कहीं डैमेज तो नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये टेस्ट है जी, ट्रांसग्लूटामेनेस। ये बड़ा टेस्ट है, IgA। आप ब्लड में ये लिखें, ट्रांसग्लूटामेनेस। ये पहला टेस्ट है कि इसको वीट एलर्जी, एंटीबॉडी रेज होंगे, आपको पता चल जाएगा कि वीट एलर्जी है। टोटल सीरम IgA, ये भी आप करा सकते हैं। ये बहुत कॉमन है, जो पहला टेस्ट है।
और बाकी टेस्ट प्रपोज है परफॉर्म द आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द ड्यूडियम बायोप्सी है। ठीक है जी। IgA, celiac disease and autoimmune thyroid disease shared symptom। वो कहता है कि थायराइड की जो डिजीज है हॉटमोशो, वो क्या क्या करती है, जरा इनकी कॉमन भी कुछ चीज़ें हैं। वेट लॉस उसमें भी है, वेट लॉस इसमें भी है, फटीक उसमें भी है, फटीक इसमें भी है, जॉइंट पेन उसमें भी है, जॉइंट पेन इसमें भी है, कॉन्स्टिपेशन उसमें भी है, कॉन्स्टिपेशन इसमें भी है, डिप्रेशन उसमें भी है, डिप्रेशन इसमें भी है, एंड डायरिया, डायरिया, एंजाइटी, सारी सिम्टम है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, थायराइड से आप कंपेयर करेंगे इसको और थायराइड का टेस्ट कराएंगे, थायराइड के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन स्टडी करें। ठीक है जी, ये टेस्ट कराएं तो साथ वो भी कराएं। आगे चलते हैं। टिप्स फॉर इजी सीलिएक डिजीज मैनेजमेंट। वो तो वही कहेगा ना, गंदा ना खाएं, हैं जी। ज्वार डाइट एलिमेंट्स सच एज रोगी, ज्वार, पल्सेस, दालें शालें खाएं, गुजारा करें। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं। जॉइंट सपोर्टिव कंज्यूमिंग विद द चाइल्ड टू द हेल्प देम एडजस्ट टू द ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल, के लोगों को समझाने कि ग्लूटेन के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। चलो, ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स कौन से हैं? ये कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है, जैसे बर्गर है, डोरम है, फेरो है, ये सारे उन चीज़ों के नाम उन्होंने लिखे हैं, ये आपको यहाँ मिलेंगे भी नहीं। बार्ले है, बार्ले में राई, फीट बैरियल्स, ट्राइटिकल, बार्ले जो को कहते हैं जी, और राय, ये भी इसकी किस्म है गंदम की, ब्राउन राइस, वाइट राइस और वाइल्ड राइस, मिलेट, ग्लूटेन फ्री, ये चीज़ें आप खाएं, राइट वाली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होम्योपैथिक अप्रोच किया जी। अब आपने डिजीज समझ लिया। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कैंसर। अगर आप पेशेंट की जब हिस्ट्री लें तो उसकी हिस्ट्री में अगर कैंसर पाया जाता है तो आप उसको कार्सिनोसिन देंगे। ठीक है जी। ट्यूबरकुलोसिस तो आप उसको बेसिलिनियम दें, ये हो सकता है। और ये अप्रोच आपको पीछे नहीं नज़र आई, नहीं आई ना, नज़र नहीं आई। वहाँ डिप्रेशन नज़र आया, और चीज़ें नज़र आई, ये अप्रोच आपको नहीं नज़र आई। और टाइफाइड हो सकता है, ग्रीफ को हमने देखें बाद में रखा है, उनको नहीं समझ आ रही, तो उन्होंने क्या शायद डिप्रेशन से ही सारे काम हो रहे हैं। कोई 2-4 केस उन्होंने पकड़े होंगे ना, तो उधर ही चल पड़े कि चलो जो काज भी निकली है लोगों को बताएं। जेनेटिक ऑल्सो हैज अ मेजर रोल इन द जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वैक्सीनेशन, ड्रग्स, दवाओं का गलत इस्तेमाल। दुनिया में 50% लोग जो हैं वो गलत इलाज की वजह से बीमार हैं। 50% नेचुरल डिजीज है। एक मैं फ्रोजन पढ़ रहा था ऑर्गेनन का,
वो कहता है कि जब बीमारियों के साथ, जो नेचुरल बीमारियों के साथ दवा के गलत इस्तेमाल की प्रूविंग शामिल हो जाती है, उस मरीज का इलाज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। ये हनीमन कह रहा है, उसको लादा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई आए तो हम पहले नक्स फमिका दे देते हैं, हम एलोज दे देते हैं, हम पल्सटीला दे देते हैं, हम सल्फ़र दे देते हैं। और एक और हमारा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जा रहा है कि हम जो दवाइयाँ वो खा रहा होता है उसी दवाई को हम डिल्यूट करके उसको खिला देते हैं। तो हनीमन को अब खुशी होती होगी कि यार वो उन्होंने कोई ड्रग का कोई हल निकाल ही लिया है। समझ आइए आपको? वो एक फ्रोजम उसने कहा है, उसने कहा कि मेरे पास दवाओं की प्रूविंग बहुत कम है, लिहाजा मैं मजबूर हूँ, लेकिन वक्त आएगा कि दवाओं की मिकदार हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो हम बेहतर तरीके, ये भी अफरोज़म मौजूद है कि मैं मजबूर हूँ कि मेरे पास इतनी दवाइयाँ नहीं हैं प्रूव शुदा कि मैं सारे मराज का इलाज उनसे कर सकूँ, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ प्रूव होंगी तो फिर हम बहुत सारे इलाज कर सकेंगे। तो आज तो बहुत सारी दवाइयाँ, ठीक है जी, आगे चलें जी। आज तो इसीलिए काफ़ी टाइम नहीं खा गया है जी। एक्सरे, कार्सिनोसम, बेसिलिनम, मडोरिनम, सुराइनम, ये वो बुनियादी दवाइयाँ हैं जो आपको जहन में रखनी है। एलेक्जोन, एलोज, लाइकोपोडियम, चाइना, नेट्रमकार्प, डीबीटी, थूजा, एंटी वैक्सीनेशन भी आपके पास। ये डीबीटी क्या है? वैक्सीन है। कुछ लोग इससे भी ठीक हुए हैं, सीलिएक के। एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया को पढ़ें तो आपको लगता है कि उसकी एक पिक्चर नज़र आती है आपको सीलिएक की। आगे चलें जी। और मैं आपको इसका कोई आगे और भी तरीका बताता हूँ कि इसको हम कैसे डील करते हैं। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे मरीज़ हैं और बहुत सारे ठीक हो रहे हैं। मेरे पास पहली पेशेंट ठीक हुई थी, आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। यहाँ सिविल अस्पताल की एक MBBS डॉक्टर थी और वो बिल्कुल हड्डियों का यूँ, वो कहती थी जब मैं गाड़ी में जाती हूँ तो जो ज़रा सा भी जर्क होता तो लगता था कि मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी, मेरी हड्डी टूट जाएगी, अब मैं नहीं बचती। वो मेरी पहली पेशेंट थी सीलिक की और उसको मैंने बेसिलियम से और लाइको से, मुझे आज तक याद है, और कास्टिकम से वो ठीक हुई थी। और अब वो 20-25 साल हो गए, वो मेरी बड़े फैमिली फ्रेंड्स हैं। और वो अब कब उसने बीट, उसके बाद वो बीट खाती है और माशाअल्लाह पहली पेशेंट। मेरी शुरू से अप्रोच हुई कि आंतों की जो कमज़ोरी है ये बेसिलियम बड़ा अच्छा ठीक करती है। इसके बगैर आप आंतों की कमज़ोरी का इलाज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। चाहे वो सीलिक हो, चाहे IBS हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे क्रोन हो, बेसिलियम बड़ी दवाई है। आम डायरिया हो, क्रॉनिक डायरिया हो, बेसिलियम कमाल की दवाई। और मेरी यहाँ रजिस्टर पड़े होंगे 93 के, मेरी जब मैंने प्रैक्टिस की शुरू की 93, आपको वहाँ बेसिलियम मिलेगी। मेरी वाइल्ड प्रैक्टिस में भी आपको बेसिलियम, ट्यूबरकुलोनियम, ये दवाइयाँ मिलेंगी।
लाइकोपोडियम बहुत मजे की दवाई है सीलियक में। बहुत मजे, और ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक पे बड़ा रोल है। पॉलीक्रिस मेडिसिन है, डाइजेस्टिव ट्रैक पे लाइको का बड़ा रोल है। ये एक तो आपको पता है आंतों की कमजोरी की भी बड़ी दवाई है। ये ताकतवर दवाई है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हर ऑर्गन को। जहां जहां इसकी पिक्चर होगी, चाहे वो दिल है, चाहे वो फेफड़े है, चाहे वो आंतें हैं, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे जेनेटल सिस्टम है, लाइकोपोडियम हर जगह अपनी एक दस्तरस रखती है। और इसने वो अपना जो है ना कहते हैं अपने आप को साबित किया कि मैं मेडिसिन हूं। लाइकोपोडियम को मैंने देखा कि सीलियक डिजीज में आंतों के अंदर एक पावर जनरेट करती है। बेसिलिनियम उसकी जो जो ऑब्जॉर्प्शन है या उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करती है, और ये जो है ना लाइकोपोडियम उसके अंदर जान जाती है, खड़ा करती है, तो उसके अंदर एक मसल्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक जान डालती है। और एलोज बड़ी बड़ी कमाल की दवाई है इसमें अंदर। और एलोज को हमने बहुत इस्तेमाल किया, जहाँ भी डायरिया आता है बेतहाशा इस्तेमाल किया, 20-20 साल 10-10 साल का डायरिया। और ये जैसे नक्सवमिका क्या करती है कि ड्रग्स के असर को ज़ायल करेगी, नक्सवमिका क्या करती है कि बीमारी की ताकत को तोड़ती है, लिहाजा हम सबसे पहले नक्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्सिनोसन क्या करती है कि इनहेरिटेड जो शिफ्टिंग डिजीज हैं उनको ब्रेक करती है। बेसिलिनियम क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आंतों की, टीबी है, टाइफाइड है, कुछ भी है, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से आया उसको उसका तोड़ है। एलोज क्या करती है कि जो आंतों के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जो उसके अंदर ताकत ही नहीं रही, उसको एक दफा खड़ा कर देती थी। तो ये 3-4 ऐसी दवाइयां हैं कि जो आपको सीलियक से निकालेंगे। लेसिथिन आप दें, जहाँ एनीमिक ज़्यादा हो जाए तो लेसिथिन 200 की एक डोज देती है। जहाँ डायरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, वैसे तो एलोज लाइको ही कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन वहाँ आप एलिस्टोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ मर्कसाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रैम्पी है, पेट में दर्द आ रहा है, कोलोसेंट का इस्तेमाल होता है। मैं बहुत लंबी रेंज आपको नहीं बता, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हैं, जो मेरी ज़िंदगी में हमने इस्तेमाल की है। सीलियक की तो बहुत दवाइयाँ हैं। आप जगह रेपिटी में देखें तो आपको 2 जगह सीलियक का मिलेगा। एक वीट एग्रीवेशन, आप जाके पढ़ें वीट एग्रीवेशन, एक जगह पढ़ें, क्योंकि गोरे रोटियां चपातियां तो नहीं खाते थे, वो ब्रेड खाते थे, कईयों ने वहाँ ब्रेड एग्रीवेशन में लिखा हुआ है। समझ आइए आपको? तो ज़्यादा स्टडी करने के लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। लेकिन वो तो नहीं कि आपको कोई मना नहीं करता कि ये तो समंदर है, हमने अपना हिस्सा डालना है, हमने लोगों के काम को अपने हिस्से में शामिल नहीं करना, हमने अपना हिस्सा डालना है। वो मेरा दोस्त है ना अमेरिकन डॉक्टर, मोहम्मद खान, डॉक्टर मोहम्मद खान, वो कहता होता है लोगों की किताबें हमने दोबारा रिपीट नहीं करनी, हमने अपनी किताब लिखनी है। हमने लोगों के किस्से बयान नहीं करने भाई, हमने लोगों के किस्से नहीं बयान करने, हमने क्या देखा हमने वो बयान करना, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, तब तो हमारा हिस्सा शामिल होगा ना। तो हम वो नहीं हैं कि वो जो लोगों के किस्से बयान करें। लोगों के काम से हमने सीखा है, लोगों के काम से हमने समझा है, उनके काम को हम उन्हीं के नाम रहने देंगे और उन्हीं के नाम से ही दोहराएंगे।
उनके काम को हम उन्हीं के नाम रहने देंगे, वो अपने नाम नहीं करेंगे। बात जरा समझने की कोशिश करें। वो हम उन्हीं के नाम से याद रखेंगे और उन्हीं के नाम से लोगों को बताएंगे, हम अपना हिस्सा साथ डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेट्रम कार्ब के बारे में उसने लिखा है कि ये भी आंतों के अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी नमक हैं, नेट्रम के जितने भी, नेट्रम कार्ब है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम फॉस है, नेट्रम म्योर है, ये सारे तकवीत देने वाले हैं। सॉल्ट है ना, वो कहते हैं सॉल्ट डेफिशिएंसी हो जाती है, तो नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्योर, नेट्रम सल्फ, ये सॉल्ट बड़े अहमियत के अमल हैं। एरिस्टोनियन हैज अ क्वाइट सिमिलर पिक्चर ऑफ द सीलिएक डिजीज। थूजा, जैसे मैंने वैक्सीनेशन के उस पर बात करते हैं, MMR है, वैक्सीनेशन पे बात करते हैं, वैक्सीनम है। तो ये आप जहाँ वैक्सीन के इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको थूजा बहुत बड़ा एंटी वैक्सीनेशन है। नेक्स्ट, लेसीथीन लिखी थी। लेसीथीन असल में मैं जब लेक्चर में वो चीज़ों को समझते हैं तो फिर दवाइयाँ बाद में मैं साथ साथ याद आती हैं, वो जो हम करते हैं बोलते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन ग्राउंड्स पे काम करेंगे, सीलिएक को एक दफ़ा और सुनेंगे, इस लेक्चर को एक दो दफ़ा सुनेंगे, आप पक्के हो जाएंगे। इतनी याद रखनी है, इतना ज़रूर याद रखें, एक लाइन, दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है किसी भी एक चीज के खिलाफ, और वो ग्लूटेन के खिलाफ, ग्लूटेन के खिलाफ एक एलिमेंट है, प्रोटीन है जो गंदम के अंदर है, उसके खिलाफ स्पेशल एक्टिवेट हो जाता है, और वो साथ ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। इतना तो याद रखें। कॉजेटिव फैक्टर मैंने आपके सामने बेशुमार डिस्कस किए। मोस्ट कॉमन कार्सिनोस कैंसर है, टीबी है, टाइफाइड है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ड्रग्स हैं और डिप्रेशन है। इन चीज़ों को जहन में रखें। वालदा की और वालद की हिस्ट्री ज़रूर लें साथ, तो चीज़ें और भी ऐड हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास ज़िंदगी में मुझे ये महसूस ही नहीं हुई कि हमारे पास कभी कोई सीलिएक का मरीज़ ठीक ना हो। सीलिएक का कोई मरीज़ ठीक नहीं। ब्रायोनिया, सल्फर, अब ये जितनी मैंने दवाइयाँ लिखी है ना, ये सारी आप जाके वहाँ जाके देखेंगे ना। अच्छा, डेसेंट्री को है, ये भी बेसिलियम के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। डेसेंट्री को, ये नसोड है, ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है। यहाँ भी हेल्पफुल होता है और वहाँ भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, डेसेंट्री को, और मैं 20-25 साल से डेसेंट्री को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज से नहीं। जब बेसिलियम एलोज काम नहीं करती तो हम बेसिलियम दे के फिर डेसेंट्री को देते हैं। डायरिया की दवाइयाँ तो मैं आपको टिप्स पे कितनी गम्बोजिया है, लेट्रियम है, चिपारो मरगोसा है, पोडो है, कल्केरिया फास है, नेट्रम सल्फ है, अर्जेंटम नेट्रिकम है, पल्साटीला है, तो एक एक अलेोज है, क्रोटनटिक है। तो ये तो सारी मेरे टिप्स पे हैं, सारी मेरे टिप्स पे हैं। आप ये कईयों के नाम भी ना सुने होंगे, चिपारो मरगोसा है, गम्बोजिया है, मेरे पास लिखे हुए ना, मुझे याद है कि मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि तूने ये दवाई तुम्हें नहीं पता। पता हमें सब कुछ है। जो दवाइयों ने ज्यादा रिजल्ट दिए हैं ना, वो रह गई हैं, बाकी निकल गई हैं।
लेट्रियम बड़ा अच्छा काम करती है। जो शुरू में मैंने गम्बोजिया बड़ा यूज़ किया, चपारो हमने बड़ी यूज़ की क्रॉनिक, उसमें करते करते रिफाइन होते गए, रिफाइन होते गए, रिफाइन होते गए। बेसिलिनियम, एलोज, नक्स, कार्सी ये निकलनी शुरू हो गई। फंसते थे ना, और वो कहता है पड़ा पड़ा अगर वो एक ही उसमें इतने कलर आ जाएं तो परसटीला बनती है। पहले येलो था तो ग्रीन हो जाए तो नेट्रम सेल बनती है। तो पिड़ की आवाज़ आए तो आपकी कल्केरिया फाज बनती है, क्रोटोनटिक बनती है। ऑफेंसिव है, सोर है तो आपकी रियूम बनती है, ठीक है ना। और सोर है तो कल्केरिया कार बनती है, सॉरी कल्केरिया कार बनती है। डेंटेशन पीरियड है तो आपकी कैमा बनती है, आपको पोडा बनती है, आपको कल्केरिया फाज बनती है, कल्केरिया कार बनती है। याद में जो सारी हैं और एक एक अलामत के साथ याद है। लेकिन हम आपको जरा आसानी की तरफ, बर्डन नहीं मैं डालना चाहता। ये 2 4 5 याद रखें शुरू वाली, बाकी समुंदर है, निकलते जाएं निकलते जाएं। ऑफेंसिव है, स्मेल है बहुत ज़्यादा। र्यूम देखें बड़ा इस पर करती है काम, और र्यूम बहुत बड़ी दवाई है, कैमोमिला की तरह दवाई है। बच्चे चिड़चिड़े रोते, उनकी तो उससे भी बू आती है, कपड़ों से भी बू आती है र्यूम की। लेकिन आप देखें ये मैं अमन डायरिया में हम नक्स बेसिलिनम 3 दवाइयाँ हमने रखी हुई हैं। नक्स बेसिलिनम लोग आप चक्का के मारें, जहां मर्जी अप्लाई करें भाई। हमने आधे घंटे के बाद हमने बंदे का रिजल्ट ले लेना। जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर जरूरत पड़ती है बच्चों में तो पोटो की पड़ जाए, कल्केरिया फाज की पड़ जाए। ये ऐसा ही किला कमा कर देती हैं बच्चों में बड़ों में। ये तो ऐसा फिट एंटीबायोटिक है मेरी। नहीं वो एलोज यहाँ डैमेज नहीं करती, यहाँ पर्पस डिफरेंट है। एलोज को जब भी आप उसको ये करेंगे कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं जो अंधाधुंध अद्वियात के इस्तेमाल के बाद वाइटल फोर्स डीरेंज हो जाती है, तो वो आप 200 पोटेंसी में दें। हम तो बड़ों में एलोज सीएम उठा के देते हैं, उसका काम अपना और है। एलोज के और भी का, एलोज सल्फर की तरह दवाई है, स्किन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे सल्फर यूज़ होती है, बाहर के रोक सकते हैं। एलोज बहुत सारी दवाइयों के असर को ज़ायल भी करती है और पावर को उसमें रेंज में भी लाती है। तो यहाँ जो पर्पज़ हम बेसिलिनम के बाद देते हैं, ये मोशन रोकने के लिए देते हैं ताकि एलोज फेल ना हो, ठीक है जी। और क्या करेगी, डिरेंज पावर को अगर सेट भी करेगी तो बुरा नहीं करेगी। देखिए एलोज का पर्पस एंटीडोटल नहीं है, यह भी ध्यान रखें। एक जगह एंटीडोटल है, जहां सल्फर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ वहां एंटीडोटल है। जहां बेशुमार मोशन की दवाइयों का इस्तेमाल हिकमत में या दूसरे तरीका इलाज में, वहां एंटीडोटल है एलोज। आप जितनी भी आपकी उनकी कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाली दवाइयों में देखें ना, उसमें इसका शुमार है, वो क्रूड फॉर्म में इसका शुमार है ना, वहां हम उसको एंटीडोट करते हैं। ये एंटीडोट भी करती है, अपना काम भी करती है। ये फ्रेंडली है ना, ये दोस्त है, आपको मुश्किल से निकालता भी है, रास्ते पे भी डालता है। तो एलोज क्या है, ये फंक्शन एक नहीं है एलोज का, कि दुनिया में जितनी भी कॉन्स्टिपेशन दूर करने हो तो क्रूड फॉर्म में एलोज पड़ा है उसके अंदर, तो उसको हम एंटीडोट करेंगे तो अच्छी बात है। अपना फंक्शन इसका अपना है, ठीक है जी। क्लियर हुई एलोज? हाँ क्लियर।